और बिहार चुनाव ये बताता है कि होश की क्या अहमियत होती है। उम्र के आधार पर व्यक्तियों को खारिज करने की परंपरा का अंत हो जाना चाहिए और नीतीश कुमार ने इसको बहुत अच्छे से प्रूव करा है। कांटे की टक्कर बताया जा रहा था, तेजस्वी यादव को एक नए नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, या यूं कहें दो व्यक्ति जब घर नहीं संभाल पा रहे हैं और एक भाई कह रहे हैं कि चमचों से घिर गए हैं, तो ये बात का भी नुकसान हुआ। चुनाव में जो सरकार सत्तारूढ़ होती है वो आज से नहीं, बहुत पहले से कुछ वायदों या कुछ ऐसी चीज़ें करती है ताकि वो वोटर को अपने साथ जोड़ कर रखे। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय वोटर इतनी आसानी से बिकाऊ है कि कभी 2000 दे दीजिए, कभी 5000 दे दीजिए, कभी 10,000 दे दीजिए और वोट पड़वा लीजिए। तो ये जो सर जंगल राज की बात हो रही थी, ये वाकई में जंगल राज था या ये फिर एनडीए के द्वारा बनाया गया था? जंगल राज की सारी खबरें, साधु यादव के जिक्र, ये सब मीडिया में पहले से रहे हैं। इसमें दो व्यक्तियों की भूमिका को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो है एक ब्रांड मोदी और अब एक ब्रांड अमित शाह है। स्कूल के दिनों में परीक्षाओं में असफल हो जाते थे तो हम अक्सर ये कहते थे कि मैंने तो लिखा ठीक था, मास्टर ने सही से नंबर नहीं दिए। देखिए, महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार पहले से पॉपुलर हैं। अब तेजस्वी बाबू का हाल ये था कि आपके पास ऐसे लोगों की फौज है जिसका जिक्र उनका बड़ा भाई खुद भी कर रहा था। तेजस्वी यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हुए सोशल मीडिया में दिखाए गए तो ऐसा हो रहा था कि जैसे एक सिकंदर युद्ध के लिए आया है और बहुत सारे किले फतह करने हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। सर अब बात हो रही है तो पीके पे भी बात होनी जरूरी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 20 या 25 से कम सीटें आए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, है ना। मुझे लगता है राजनीति के बजाय ब्रांड से भी संन्यास ले लेना चाहिए, ये दावा करते तो बेहतर था। सर ये तीनों का अगर राजनीतिक भविष्य देखें, नीतीश जी, तेजस्वी और पीके, तो आपको क्या दिख रहा है? अगर हम नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और पीके को खड़ा करते हैं तो आप किसके साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? थोड़ा पीके पर गौर करें, जिसकी बिहार की जनता ने पूरी बखिया उधेड़ दी है। मुसलमान वोटर को भी क्या करे? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज तारीख बड़ी ऐतिहासिक है, 14 नवंबर है और भाई एक तो चाचा नेहरू का जन्मदिन है और उधर भी एक चाचा ने कमाल कर दिया। वो चाचा हैं नीतीश कुमार। क्या हुआ बिहार के इलेक्शन में? क्या एक आम आदमी को समझना चाहिए क्या चीज़ है और ये ब्रांड क्या है? इन सब को समझने के लिए कि बिहार को, इलेक्शन को कैसे देखें और उससे क्या समझे, ये समझाने के लिए आप लोगों ने हमसे बराबर मेल कहा कि केवल कपूर को बुलाया जाए, ब्रांड गुरु केवल कपूर को बताया जाए और उनसे समझा जाए कि बिहार इलेक्शन से क्या समझा जाए। तो देखिए, आपने कहा और केवल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी समय से और आज के दिन आपने हमें वक्त दिया। सर, हमारे नतीजा आ गया और जो कई लोग कह रहे थे, क्योंकि आजकल तो खबर पता नहीं चल पाती कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि एक पक्ष कह रहा था कि एनडीए ही आएगा, दूसरा कह रहा था कि एनडीए चला जाएगा, महागठबंधन आएगा। लेकिन नतीजे आ गए हैं और एनडीए आया है और उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि नीतीश जी बहुत ताकतवर होकर निकले हैं। तो इसको किस तरह से समझे और आपने बिहार इलेक्शन कैसे देखा? तो मैं इसमें दो चीज़ें जो है दर्शकों को बताना चाहूँगा या सबको हमको समझ लेनी चाहिए। एक का ताल्लुक सियासत से ना होकर समाज से है और दूसरा सियासत से ताल्लुक है। मैं एजिंग पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए वृद्धावस्था पर काम करते। अब देखिए बिहार चुनाव में हुआ क्या। एक तरफ प्रचार चल रहा है, एक तरफ सब कुछ हो रहा है, दावे हो रहे हैं, महादावे हो रहे हैं। उसके बीच में एक पक्ष नीतीश कुमार के मखौल को उड़ाने पर लग जाता है कि भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, उनको पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर रील की भरमार थी। एक वृद्ध व्यक्ति को एक दायित्व के बतौर प्रस्तुत करने की जो परंपरा थी उसको नीतीश कुमार ने फिर से खारिज किया है और बिहार चुनाव ये बताता है
कि होश की क्या अहमियत होती है। इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है कि उम्र के आधार पर व्यक्तियों को खारिज करने की परंपरा का अंत हो जाना चाहिए, और नीतीश कुमार ने इसको बहुत अच्छे से प्रूव करा है। अब दूसरे पक्ष पे आ जाते हैं कि अलग अलग किस्म के दावे, कांटे की टक्कर बताया जा रहा था, तेजस्वी यादव को एक नए नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, एक तरफ पारिवारिक कलह सबके सामने हमने देखी। भारत का मानस अब भी ये सब पसंद नहीं करता है। चुनाव के जिसको कहते हैं शीर्ष पर भाइयों के बीच में विवाद का होना, एक दूसरे के बारे में बयानबाजी न की हो भले ही, पर लोगों को लगा कि एक व्यक्ति या यूं कहें दो व्यक्ति जब घर नहीं संभाल पा रहे हैं और एक भाई कह रहे हैं कि चमचों से घिर गए हैं, तो ये बात का भी नुकसान हुआ। तीसरा मुझे लगता है जिस बात पर किसी ने गौर नहीं किया है, जिसका ताल्लुक धर्म, मजहब या सीता माता से है, जिन्हें महालक्ष्मी कहा जाता है। आपको पता हो नीतीश कुमार जी ने सीता माता मंदिर के भूमि पूजन में गए, एक ट्रस्ट का गठन किया, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि को अनाउंस किया, और इसका महिलाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। सर, ये सीता माता मंदिर के बारे में जरा सीता माता मंदिर पुनौरा धाम में नीतीश कुमार जी ने इसी दौरान माननीय गृह मंत्री के साथ उसका भूमि पूजन किया। एक सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया, उस ट्रस्ट ने कंस्ट्रक्शन के टेंडर को निकाला है। उसी तरह का भव्य मंदिर जैसे राम जी का मंदिर है, सीता माता का मंदिर बन रहा है, और इस सब पर तुरंत कार्रवाई की। 45 दिन के अंदर ये सब कुछ तय हो गया। एक ट्रस्ट का एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन के साथ गठन भी हुआ। सर, एक इसकी बड़ी आलोचना हुई कि इलेक्शन से पहले 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए और रिश्वत दी गई। इसको आपने कैसे देखा? देखिए, ये जो सवाल है, अगर हम शुरू से चलें चुनावों पर, चुनाव में जो सरकार सत्तारूढ़ होती है वो आज से नहीं, बहुत पहले से कुछ वायदों या कुछ ऐसी चीज़ें करती है ताकि वो वोटर को अपने साथ जोड़ कर रखे। अब जब डिजिटल का ज़माना आ गया है, अब डीबीटी की बात हो रही है, ट्रांसफ़र की बात हो रही है, ये बात मध्य प्रदेश इलेक्शन पे भी हुई, ये बात अब बिहार में भी हो रही है। और मुझे लगता है हमारे वोटर के प्रति इतना सम्मान जरूर होना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले दिए गए 10,000 से नीतीश कुमार जी ने वोटर्स के वोट को खरीद लिया, मुझे लगता है कहीं यह उनकी संप्रभुता पर भी सवाल है, उनकी समझ पर भी सवाल है। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय वोटर इतनी आसानी से बिकाऊ है कि कभी 2,000 दे दीजिए, कभी 5,000 दे दीजिए, कभी 10,000 दे दीजिए और वोट पड़वा लीजिए। ये मुझे कुछ अपच सा लगता है थोड़ा सा कि सर, एक ये भी बताइए कि आपने काफ़ी साल पत्रकारिता की है, तो ये जो सर जंगल राज की बात हो रही थी, ये वाकई में जंगल राज था या ये फिर एनडीए के द्वारा बनाया गया था? देखिए, जंगल राज अपराध के स्तर पर, अगर अपराध के आंकड़े बिहार में देखे जाएं तो ये तो बहुत इल्ज़ाम लगे। और अगर हम ये कहें, आज ये कहा जाता है कि मीडिया वर्तमान सरकार नियंत्रित कर रही है, कई बार ये कहा जाता है मोदी जी नियंत्रित कर रहे हैं, उनके कार्यालय से नियंत्रित हो रहा है, पर ये जंगल राज की खबरें मोदी जी के आने से पूर्व से चलती रही हैं। तो जंगल राज उस समय अगर मान लें, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा कुछ फर्क नहीं है, पर अगर हम मान लें उस समय स्वतंत्र था मीडिया, तो ये खबरें तो उस मीडिया ने ही चलाई थी, ये मोदी जी या बीजेपी ने तो नहीं चलाई थी। जंगल राज की सारी खबरें, साधु यादव के जिक्र, ये सब मीडिया में पहले से रहे हैं। इस चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के एक सेगमेंट में इस खबर को और पॉपुलर करके दिखाया गया कि क्या आप फिर से उस गुंडा राज की तरफ लौटना चाहते हैं। तो लोगों की याददाश्त फिर से ताज़ा हो गई थोड़ी। सर, लोगों की याददाश्त की आपने बात की है, 2005 से अगर 2025 देखा जाए, बीच में कई ये भी लगाया गया कि नीतीश कुमार जी पलटूरा में पलट जाते हैं, इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। तो आप ये जो पलट तो गए, वो गए तो थे, इधर उधर गए थे, इसको किस तरह से देखता है एक आम आदमी, और ऐसे आप ब्रांड में काम करते हैं तो किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए, इसे दो तरीके से समझना चाहिए। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी चूंकि
बहुत सारी सीटें जीत गए हैं, तो सारा फोकस उन पर जा रहा है। इसमें दो व्यक्तियों की भूमिका को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो है एक ब्रांड मोदी और अब एक ब्रांड अमित शाह है। इन लोगों ने लगातार रैलियां करी। ब्रांड मोदी के आसपास क्या, दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, और यही तकरीबन अमित शाह जी के साथ भी हो रहा है। और वो पहले दिन से इस चुनाव को जीतने की बात कर रहे हैं। चुनाव की जीत का दावा जब भी सरकार करती है तो ये त्रासदीजनक है कि देश के विपक्ष के पास में एक ही मुद्दे के अलावा कि सरकार और चुनाव आयोग पर ही सवालिया निशान खड़े किए जाए, बल्कि उन्हें ये बात पर गौर करना चाहिए कि अगर ये दावा हो रहा है तो इसका धरातल पर हकीकत क्या है। तो सर ये वोट चोरी फिर हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए क्या होता है, जब हम स्कूल के दिनों में परीक्षाओं में असफल हो जाते थे तो हम अक्सर ये कहते थे कि मैंने तो लिखा ठीक था, मास्टर ने सही से नंबर नहीं दिए। या हम ये कह देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन थे। या तीसरा तर्क ये होता है कि इस बार बहुत कड़े प्रश्न पूछे गए थे। अब अगर हम धरातल की बात करें, एक तरफ बीजेपी, जेडीयू, एक तरफ आप मान लीजिए तेजस्वी यादव और उनके साथ के सारे, आप अगर एक सरसरी विश्लेषण भी करें तो आपको किसका ब्रांड सशक्त दिख रहा था, कौन ज्यादा व्यवस्थित दिख रहा था, कौन योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था, कौन एक ही स्वर में सीधे सीधे वोटर पर निगाह कर रहा था। नीतीश कुमार जी ने इस चुनाव के दौरान, आप उनके कुछ भी बयान देख लीजिए आए हों तो, उन्होंने ना तेजस्वी यादव पर इस तरह की टिप्पणी करी, बस वो जंगल राज की बात करते थे, कभी कभी अपनी अचीवमेंट की बात करते थे। 20 साल हो गए हैं उन्हें अब, तो कुछ विशेष गुण तो सोशल मीडिया के परे उनमें ज़रूर होंगे। ये कहना कि एक निकम्मे व्यक्ति को बिहार की जनता बार बार चुन रही है, ये उनकी परिपक्वता से खिलवाड़ है। सर ये जो महिला को उन्होंने किया है टारगेट ही हम लोग कहेंगे, तो ये तो बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक निकल आया चीज़ों का, क्योंकि इसमें ना जाति, हर जाति की महिला है। आपने हिंदू मुस्लिम जितनी बिहार में जातियां हैं सबके खाते में गए, तो ये कि मास्टर स्ट्रोक, ये प्लानिंग एक कैसा नेता कर सकता है चीज़ों की? देखिए, महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार पहले से पॉपुलर हैं। शराबबंदी के बाद से नीतीश कुमार जी महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसीलिए एक कोशिश की गई थी विधानसभा की कुछ बातों को लेकर कि नीतीश कुमार के चरित्र का हनन किया जाए, उनके कुछ भाषण की 2-3 लाइनें महिलाओं से जुड़ी उछालने की भी कोशिश की गई थी। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारों पर गौर करें तो मैंने कल ही एक रपट देखी, और एक बड़े पत्रकार की, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने ये कहा कि मैं महाराष्ट्र में गया, उत्तर प्रदेश में गया, गुजरात में गया, इस बार मैं बिहार के चुनाव में 100 दिन रहा और लोगों के घर तक गया, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी मुझे जिसमें गाड़ी से उतरकर पैदल चलना पड़ा या कीचड़ था। तो वो व्यवस्था और तंत्र ने कुछ तो काम किया होगा। अब महिलाओं के मास्टर स्ट्रोक में अगर माना जाए तो एक शराबबंदी तो तब से चली आ रही है, उसके बाद ये जो ट्रांसफ़र की बात हुई है वो जीविका की बात हो रही है, तीसरा सीता माता का मंदिर, ये सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब अगर आप मंदिर की राजनीति से परे इसको एक आर्थिक तंत्र के विकास से भी जोड़ सकते हैं। सर नीतीश की तो बात हो रही थी, तेजस्वी की कहाँ गलती हुई है? जो मतलब कि एक ख्वाबों ख्यालों में थे कि सबसे ज़्यादा सीटें भी उन्होंने मांगी, वो अभी नाराज़ भी हो गए कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो। फिर वो राहुल ने तब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री, फिर नाराज़गी के बाद गहलोत साहब जाते हैं और मुख्यमंत्री का उन्हें चेहरा घोषित करते हैं और सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़े। लेकिन नतीजा बता रहा है कि वो जितनी यात्रा कर रहे थे, जितने मिल रहे थे, तो ग्राउंड से बहुत दूर थे कि वो ओबी वैन में ही घूमे चले जा रहे थे। मेरे ख्याल से कोई भी नेता अगर चुनाव हार नहीं सकता है अगर वो 400 साल पहले के एक दोहे की एक पंक्ति को याद रखे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब तेजस्वी बाबू का हाल ये था कि आपके पास
ऐसे लोगों की फौज है जिसका जिक्र उनका बड़ा भाई खुद भी कर रहा था, जो लगातार आपको, अगर मेरे पास में एक व्यक्ति आकर सुबह से मुझे कहने लग जाए, केवल जी आप इस देश के सबसे बड़े ब्रांड विशेषज्ञ हैं, और ये बात सारा दिन सुबह से रात तक 90 लोग दोहराने लगे। तेजस्वी यादव जिस तरह से, अगर आप उनकी छवियां देखें, जिस तरह से चुनाव प्रचार करते हुए सोशल मीडिया में दिखाए गए, तो ऐसा हो रहा था कि जैसे एक सिकंदर युद्ध के लिए आया है और बहुत सारे किले फतह करने हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। वो जीते हुए मुख्यमंत्री की तरह चुनाव लड़ रहे थे। एक नम्रता, एक जो जरूरी होता है लोगों से जुड़ने का, एक सब्र दिखाना। आप ज़्यादातर विजुअल्स में देखेंगे कि नीतीश कुमार के बरक्स अगर आप तेजस्वी को देखें, वो भाग रहे हैं, हेलीकॉप्टर अटेंड कर रहे हैं, 2 मिनट की एक लाइन बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा था वो चुनाव को पहले से जीता हुआ मान चुके थे। सर अब बात हो रही है तो पीके पे भी बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि भाई कई लोगों को उनका दावा है कि वो सबके राजनीतिक करियर बना देते हैं, पार्टियों को जिता देते हैं। तो उनका राजनीति में आना और फिर इस ये हाल में जाना और बीच में इतना प्रचार करना, इसको आपने एज ए ब्रांड गुरु किस तरह से देखा? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करूंगा उन पर मैं जरूर उनके प्रचार के पूरे तंत्र पर जरूर बात करूंगा। पिछले 10 सालों से अधिक हो गए ऐसे दावे किए गए कि भाई हमने ममता बनर्जी को जिताने में भूमिका निभाई, हमने अरविंद केजरीवाल जी को जिताने में भूमिका निभाई, हमने और भी कई लोगों को जिताने में भूमिका निभाई। तो ऐसा मीडिया ने उन्हें एक ब्रांड के बतौर प्रस्तुत कर दिया कि ये व्यक्ति जिसके साथ भी जुड़ जाएगा उसकी जीत निश्चित है। ये ज्ञान को इस तरह से महिमा मंडित किया गया। अब जब वो व्यक्ति जो खुद भी ये दावा कर रहा है कि उसने कई लोगों को चुनाव जिताया, एक तो वो खुद चुनाव लड़े नहीं, उन्होंने कहा वो फोकस कर रहे हैं, धन की कमी की कभी उन्होंने बात नहीं की, समझ और ज्ञान की कमी तो उन्होंने कभी दिखाई ही नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने ये भी दावा किया कि 20 या 25 से कम सीटें आएँ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, है ना। मुझे लगता है राजनीति के बजाय ब्रांड से भी संन्यास ले लेना चाहिए, ये दावा करते तो बेहतर था, क्योंकि उनकी समझ कहीं चूक गई है। जो नया मीडिया और ब्रांड और डिजिटल की दुनिया पनप रही है, इसमें औसतन 30 या 35 साल की उम्र में आदमी रिटायरमेंट का शिकार हो रहे हैं। ये नई दुनिया है, तेज दुनिया है। अब मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उस ब्रांड की दुनिया में थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं। सर, ये तीनों का अगर राजनीतिक भविष्य देखें, नीतीश जी, तेजस्वी और पीके, तो आपको क्या दिख रहा है? मुझे लगता है जो नीतीश जी हैं वो उस जमाने से आते हैं। ये बात हम सब लोगों को, मुझे या मेरे से पहले वाली पीढ़ी यंग लोगों को जरूर सीखनी चाहिए। वो होता है सब्र और समझ। इस मोबाइल के ज़माने में जब आप उसे सुबह देखते हैं, एक व्यक्ति ऐसी भी राजनीति करता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं, उन्हें आप मोबाइल के साथ नहीं देखते हो, वो 3D अवतार के बतौर नहीं आते हैं, पर एक सब्र और सुलझा हुआ व्यक्ति आदमी को वो एश्योरेंस देता है। अब आपको क्या, अगर हम नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और पीके को खड़ा करते हैं तो आप किसके साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? यंग लोगों की बात करना बहुत अच्छा होता है, पर मुझे लगता है लोग एक एश्योरेंस चाहते हैं। लोग एक ज़मीन से जुड़े हुए मजबूत व्यक्ति, वो भले ही किसी भी तरह का हो, उसके सामने थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये राजनीति का फ़र्क है। और इसमें अगर आप थोड़ा पीके पर गौर करें, उनके तमाम इंटरव्यूज़, ऐसा वो इंटरव्यू का संवाद करते थे जिसमें बिल्कुल साफ साफ लगता था कि वो सामने बैठे हुए व्यक्ति को एकदम मूर्ख समझ रहे हैं, और उन्हें लग रहा है राजनीति का, नई राजनीति का 20 साल के दौरान, जैसे कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र था, ऐसे पीके का एक राजनीतिक शास्त्र पनप गया था इस देश में,
जिसकी बिहार की जनता ने पूरी बखिया उधेड़ दी है। तो एक बात और आपसे जानेंगे, आप पत्रकारिता के में रहे हैं, पत्रकारिता की है। आज के दौर की पत्रकारिता बड़ी कंफ्यूजिंग, मतलब कि एज ए दर्शक अगर मैं देखूं तो बड़ा है, कुछ मुझे समझ में नहीं आता क्या खबर है क्या नहीं है, कौन जीत रहा है। एक चैनल देखता हूं तो वो जीत रहा है, तो यूट्यूब पे जाता हूं तो पता चलता है कि दूसरा उसी को हरा रहा है। तो ये वरिष्ठ पत्रकार भी इधर से उधर हो रहे हैं, तो ये पत्रकारिता भी खत्म होने की कगार पे इसमें एक चीज बड़े ध्यान से अगर देखो तो बहुत आसानी से समझ हो जाएगी। पहले गूगल नहीं था, डेस्क पर बैठकर रिपोर्ट बनानी होती थी। अगर तथ्य चाहिए होते था तो लाइब्रेरी में जाना पड़ता था या वरिष्ठ लोगों से बात करनी पड़ती थी, आप फिर लिखते थे, आप पर मुकदमा भी कायम हो सकता था। तो आपको एक सावधानी बरतनी पड़ती थी। सावधानी बरतने में आप क्या करते थे, तथ्यों के आसपास ही घूमते थे ताकि आप किसी परेशानी में ना पड़े। टेलीविज़न के माध्यम ने सबसे पहले आपको अफसाना घड़ने की इजाज़त दी थी। अब अफसाने गढ़े जाते हैं, अफसानों के आधार पर जब अफसाना गढ़ा जाता है तो अफसाने में विश्लेषण हो जाता है। अफसाने का यही होता है ना, आप देवदास को पसंद करोगे या पारो को पसंद करोगे। हो सकता है इसके भीतर में कुछ लोग हों वो देवदास को भी पसंद न करें, पारो को भी पसंद न करें, उन्हें बॉटल में ज़्यादा रुचि हो कि ये बॉटल का ब्रांड कौन सा है ना। तो पत्रकारिता का जो फ़र्क है, मुझे लगता है दो किस्म की पत्रकारिता हो गई। एक पत्रकारिता ऐसी हो गई है जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो सरकार के साथ है, सरकार की बात करता है, सरकार के लिए काम करता है। एक पत्रकारिता ऐसी हो गई है जिसमें ये इल्ज़ाम लगता है कि ये सरकार के साथ बिल्कुल नहीं है, ये जॉर्ज सोरोस के समाज से आता है, ये साम्यवादी है। अब अगर आप देखो इस देश में एक ईमानदार बेहतरीन पत्रकार जो अपने तथ्यों की समझ के लिए जाना जाता हो, अपनी परिपक्वता के लिए जाना जाता हो, अपने सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण के लिए जाना जाता हो, बहुत कम रह गए। बहुत कम में है अभी, आपको लग रहा है कुछ है? मतलब लगभग खत्म होने के कगार में है। मतलब इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में डाल देना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था वैसे एक प्रोजेक्ट जर्नलिज्म भी होना चाहिए। मुझे श्यामा प्रसाद का ही या किसी और व्यक्ति की एक लाइन है कि पहले पत्रकारिता में क्या हुआ करता था कि मिशनरी आते थे, अब पत्रकारिता में मर्सनरी आते हैं। तो ये फ़र्क हुआ है। और मैं मजाक में कहता हूँ कि हमने पत्रकारिता तब छोड़ दी थी जब पत्रकारिता के दफ्तरों में मेहनत के पसीने की खुशबू की बजाय परफ्यूम की खुशबू बढ़ने लग गई थी। तो वो पत्रकारिता का स्तर उसने बदल दिया थोड़ा सा। सर आपसे मैं ये सवाल ज़रूर जानेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आपने दिल्ली चुनाव भी देखे, नीतीश जी ने अपनी योजनाएं लाई, 10,000 रुपये दिए और वो चुनाव जीत गए और एंटी इनकम्बेंसी हट गई, प्रो इनकम्बेंसी गई। यही चीज़ तो दिल्ली में था, केजरीवाल ने भी ये सब योजनाएं दे रहे थे, सब बता रहे थे। तो केजरीवाल क्यों हार गए, नीतीश क्यों जीत गए, इसको भी थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए, केजरीवाल और नीतीश कुमार में एक बहुत बड़ा फ़र्क है और राजनीति में वो भी व्यक्ति जो भी है उसको इस बात का बहुत महीन तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। आप जब भी अपने दिमाग में या मनोवैज्ञानिक तरीके से नीतीश कुमार की छवि को देखेंगे और केजरीवाल की छवि को देखेंगे तो आपको कहीं भी नीतीश कुमार की ऐसी छवि नहीं दिखेगी कि वो एक अहमी, दम्भी और हमेशा सही होने वाले व्यक्ति का दावा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आई नो एवरीथिंग इज़ नॉट द केस विद नीतीश कुमार। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी वाइज, ही इज़ वेरी हम्बल। मतलब उनकी छवि में ये सब दाग नहीं है। उनकी छवि के आसपास इतने विवाद भी नहीं हैं। ये विवाद सिर्फ चुनाव के दौरान पैदा किए गए हैं, जबकि केजरीवाल जी के पूरे टेन्योर के दौरान वो विवादों की सरकार भी रही। वादों की सरकार के अलावा लगातार विवाद, लगातार आपको ऐसा भान होता था कि एक रस्सी है, दो लोग उसको लगातार हर दिन खींच रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत भारी पड़ा उन्हें। सर एक और बात, क्योंकि धर्म, जाति और सबकी बात ज़रूरी है, मुसलमान वोटर को भी क्या करे, मतलब कि उसने तो सोच रखा है कि बीजेपी को वो देगा नहीं, तो वो तो हमेशा विपक्ष उसको इस्तेमाल करता रहेगा, तो वो नीति, पॉलिसी, इन सब से तो धीरे धीरे कटता ही चला जाएगा। मैं ना इसको बड़े अलग तरीके से सोचता हूँ। मान लीजिए मुसलमान की एक बात हम जायज़ मान लेते हैं कि राजनीतिक पार्टियां उनको प्रतिनिधित्व नहीं देती।
मैं न्यू मीडिया से भी आता हूं। मुझे सोशल मीडिया में समझदारी से बड़े हुए, उनकी प्रेजेंस एक तो आबादी कम होने की वजह से कम दिखती है। अगर इस देश का मुसलमान या इस देश का हिंदू या कोई भी वर्ग प्रासंगिक बना रहना चाहता है तो उसको क्या करना है? उसको ये करना है कि भाई मेरी समझ का दबाव ज़्यादा होता है या संख्या का दबाव ज़्यादा होता है। एक ज्ञानवान इल्म वाले व्यक्ति की जाति धीरे धीरे बिल्कुल मतलब परिदृश्य में चली जाती है। जब आप इल्म के एक स्तर को क्रॉस कर लेते हैं तो आप इनएविटेबल हो जाते हैं। अब तुम्हारा सवाल है कि इसमें मुसलमान को क्या करना चाहिए। वैसे ये सवाल ये होना चाहिए कि इसमें वोटर को क्या करना चाहिए। अब मुसलमान को ये करना चाहिए कि भाई वो इस बात को देखकर वोट करे कि उसके क्षेत्र में खड़े होने वाला व्यक्ति क्या उसके क्षेत्र का, क्या उसके समाज का और क्या उसका विकास करने में सक्षम है या नहीं है। ये बात पर ही वोट दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, बड़ी अच्छी चर्चा रही। एक चीज़ और चलते चलते, क्योंकि कुछ शायद एक आध साल के बाद यूपी में भी चुनाव है, तो अभी महागठबंधन हारा है, वहाँ पे अखिलेश यादव हैं, यहाँ पे तेजस्वी यादव थे, फिर सब मेल होगा, फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो अखिलेश यादव को एक ब्रांड गुरु केवल कपूर क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, मेरी सलाह सिर्फ ये होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बात की जा रही है, चुनाव बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर जा चुका है। अब आपको स्ट्रेटजी के अलावा थोड़ी टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए। और ये जो आखिरी वक्त आकर 56 भोग बनाने की परंपरा है, ये राजनीति में अब चलेगी नहीं। आप अगर सिर्फ ज़मीन पर हैं तो भी नहीं चलेंगे, अगर आप आकाश में हैं तो भी नहीं चलेंगे। आपको ज़मीन और आकाश पर संतुलन से अपनी पारी खेलनी है। एक, आपकी आलोचना पॉजिटिव हो और दूसरा, आपका एजेंडा क्या है। सिर्फ और सिर्फ आप इल्ज़ाम लगाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये बिहार का इलेक्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिर्फ इल्ज़ाम के आधार पर चुनाव जीतना। अब ये कहा जा रहा है कि हमने तालीम की भी बात करी, हमने ये भी बात करी, पर ऐसा नहीं था। सिर्फ वोट चोरी की बहुत ज़्यादा बात की गई। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो देखिए, आपको हमने ब्रांड गुरु केवल कपूर से मिलाया और समझाया कि बिहार चुनाव से आपको, क्योंकि आप दर्शक हैं और आप ही किसी न किसी राज्य के वोटर होंगे, तो आप समझिए कि आपके क्षेत्र में जो कैंडिडेट है वो कैसा है। बनिस्बत अब पार्टियों को छोड़ दिया जाए और उनको देखा जाए, तभी विकास होगा, तभी देश का विकास होगा और आपका भी होगा और सब कुछ सही होता जाएगा। आने वाला वक्त में क्या होगा ये सब आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ जो आपको बताए सही क्या है, गलत क्या है। नमस्कार।